गुड इवनिंग सारे अनु भाई की हाल चाल वधिया सारे एकदम तंदुरुस्त हो। फैमिली बढ़िया है। बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। एक बच्चा तो कल मुझसे नाराज हो गया। कहता मैं बैठ जाऊंगा अनशन पे क्योंकि आप ना तो मेरा नाम लेते हो और ना मेरे बारे में कुछ बोलते हो। उस बच्चे का नाम पता है क्या है? उस बच्चे का नाम है कृष्णा। मतलब इतना बढ़िया नाम, भगवान का नाम आपका है कृष्णा, तो आप नाराज मुझसे क्यों होते? एक बात बताओ। आज मैं ऐसा करूंगा, पूरी क्लास में 3-4 बार आपका नाम लूंगा और मैं किसी का नाम लूंगा ही नहीं। पूरी यूट्यूब फैमिली कह रही है सर हद हो गई, कृष्णा का नाम क्यों लोगे? साथ में राधा का भी नाम लो, साथ में मीरा का भी नाम लो, साथ में रुक्मणी का भी नाम लो। नालायक, इधर देखो ध्यान से। ऐसा करते हैं महाभारत ही चला दें। आज ऐसा करते हैं, पढ़ाई की बजाय ना महाभारत चला देते हैं। इधर देखो ध्यान से नालायकों। एक बात में सोच के बताओ जी, लास्ट क्लास में सैलरी का पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया था। आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की। अच्छा, सैलरी के एमसीक्यूज के आंसर जो थे ना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, एक बार आप चेक कर लेना जी। क्योंकि काफी सारे एमसीक्यूज मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट किए थे, कुछ एमसीक्यूज हमारे बैलेंस थे, उसके आंसर मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके आंसर देख लेना और चेक करना कितने क्वेश्चन सही है। और आज हमें स्टार्ट करनी है जी हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आप सब जानते हो, बिल्कुल छोटा चैप्टर है जी, बट इसके अंदर भी हम 2 लेक्चर लगाएंगे। आज हम सेक्शन नंबर 22 कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 23 आज हम रिवाइज करेंगे। सेक्शन 24 हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम हाउस प्रॉपर्टी के ना एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। इधर देखो ध्यान से। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी की मैं रिवीजन की बात करता हूं ना जी, एक बार अब यहाँ पे देखना जी। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर जो है, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे ना, वो सारे के सारे आपके हाउस प्रॉपर्टी के होंगे। ये बातें आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। अब मैंने क्लास में कहा था कि सेक्शन नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 23 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25, 26 और 27 जो होंगे ना, ये तीनों सेक्शन इंपोर्टेंट तो हैं, बट हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में इनका हाथ नहीं होगा। मतलब अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, मुझे 22 फॉलो करना पड़ेगा, 23 फॉलो करना पड़ेगा, 24 मुझे फॉलो करना पड़ेगा, 25, 26 और 27 सेक्शन जो होंगे ना, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, बट इनकी ये सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर, जैसे आपने सैलरी में हमें कहा था कि 15 से लेके 17 तक हमारे सेक्शन सैलरी के हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा था सेक्शन 10 जो है वो भी सैलरी से लिंक करता है, तो क्या यहां पे भी सेक्शन 10 कवर होगा? आंसर इज नो। यहाँ पे 22 से लेके 27 तक सेक्शन ही कवर होंगे, इनमें ही सारे हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन है, बस ये बात ध्यान देना। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब जी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के पास गया तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी से पूछा, मैंने कहा जी एक बात मुझे बताओ कि पहले मुझे बताओ कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अब गवर्नमेंट ने मुझे कहा विवेक तेरे पास ये डाउट क्यों आया कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? मैं कहा सर डाउट मेरे पास इसलिए आया क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से ना मैं इनकम दो तरह से कमा सकता हूँ। या तो हाउस प्रॉपर्टी मैंने सेल कर दी, उससे मैंने इनकम कमाई, या हाउस प्रॉपर्टी मैंने किराए पर लगाई, उससे मैंने इनकम कमाई। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक एक बात सुन ले, अगर तूने हाउस प्रॉपर्टी सेल करके इनकम कमाई है, अगर तूने हाउस प्रॉपर्टी सेल करके इनकम कमाई है ना, वो इनकम तेरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी। पहली बात तो ये। इट मीन अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके कोई इनकम कमाएगा, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। और अगर किसी पर्सन ने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देके इनकम कमाई है, तो वो भी इनकम हर केस में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। वो चेक करना पड़ेगा कि जो उसने प्रॉपर्टी किराए पर दी है वो किस केस में कवर होती है। अब कृष्णा मुझे कहता है सर अगर मान लो मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेचने से इनकम कमाई है, तो फिर वो इनकम कहां जाएगी? याद करो कृष्णा, आपने अगर मुझसे क्लास ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्लास ली होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। याद करो आपने क्लास में किया होगा, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी सेल करके इनकम आ रही है और आप हाउस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड की तरह, मतलब अगर आपका बिजनेस ही हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का, फॉर एग्जांपल आप बिल्डर हो, आप डीलर हो, आप अगर डीलर हो, उस केस में जो भी इनकम सेल परचेज से आएगी, उस केस में इनकम जो टैक्सेबल होगी पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। बट अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी होल्ड किया से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आपका बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का नहीं है, बट आपके पास एक घर है, अगर वो घर आपने बेच दिया, उस केस में इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, पीजीपी के अंदर नहीं होगी। तो पहली बात तो ये समझो कि भैया सेल परचेज वाली इनकम जो होगी ना, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। या तो वो इनकम टैक्सेबल होगी आपकी पीजीपी के अंदर, या वो इनकम टैक्सेबल होगी कैपिटल गेन के अंदर। अब दूसरा बच्चा ये बात कहता है सर अगर फिर मैंने इनकम मान लो रेंटल इनकम कमाई है, तो वो इनकम तो हमने सुना हाउस प्रॉपर्टी में आती है। गवर्नमेंट कहती है नहीं। गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर तुमने इनकम कमाई है रेंटल इनकम, तो ये चेक करो तुम्हारा बिजनेस क्या है।
अगर तुम्हारा बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का है, सोच समझ के बोलना चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिजनेस ही क्या होगा, प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का। अब जिनका बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का होगा ना, उनकी इनकम जो होगी वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। बट हाँ, अगर मेरा बिजनेस किराए पर लगाने का नहीं है, मैंने फिर भी प्रॉपर्टी किराए पर लगाई है, फिर इनकम जो होगी वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना। तो पहले तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये समझे कि हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप में से कई नालायक बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता कि हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम पढ़ते क्यों है। रटने वाला बच्चा रट के बैठ गया कि हाउस से आने वाली इनकम हर केस में हाउस प्रॉपर्टी में आती है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहीं नहीं कहा। क्योंकि हाउस से आने वाली भी इनकम चार तरह की होती है, एक तो होगी सेल वाली, एक होगी रेंटल वाली। सेल वाले केस में भी दो पार्ट होंगे, या तो मेरा बिजनेस होगा या बिजनेस नहीं होगा। रेंट वाले केस में भी दो पार्ट होंगे, या बिजनेस होगा या बिजनेस नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कहते हैं सेल वाले केस को तो बाहर निकाल दो, वो तो या तो बिजनेस में जाएंगे या वो कैपिटल गेन में। रेंटल वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तब आती है अगर तुम्हारा बिजनेस किराए पर देने का नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस सेल परचेस करने का है, इनकम पीजीपी के अंदर जाएगी। अगर बिजनेस सेल परचेस करने का नहीं है, फिर भी तुमने घर बेच दिया, उससे आने वाली इनकम कैपिटल गेन में जाएगी। अगर तुम्हारा बिजनेस प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का है, फिर इनकम तुम्हारी पीजीपी के अंदर है। अगर बिजनेस किराए पर लगाने का नहीं होगा, उस केस में इनकम जो होगी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हो गई। तो मुझे फटाफट से एक बार बोल दो, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर पहले बोलो, अभी हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन हमने स्टार्ट नहीं की। जो बच्चे लेट आए हैं टेंशन मत ले, अभी हमने सेक्शन स्टार्ट नहीं किए, अभी मैंने बेस क्लियर किया कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कौन सी इनकम आती है और कौन सी इनकम नहीं आती। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो, रही चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का। स्टार्ट कहां से होगा, सेक्शन नंबर 22, खत्म कहां पे होगा, 27। ठीक है जी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में आपकी दो तरह की इनकम होगी, या तो इनकम होगी सेल वाली, या वो इनकम होगी रेंटल इनकम। सेल वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती। रेंटल इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में तब आती है अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी किराए पर देने का नहीं होगा। एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो ध्यान से। 22 से लेके 27 तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी के हैं जी। सेक्शन 22 ये बात कहता है कि 23 की वैल्यू में से ना 24 की वैल्यू माइनस कर देना, तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी। मैं दोबारा बोलूंगा जी, सेक्शन 22 ये बात कहता है कि 23 की वैल्यू में से 24 की वैल्यू हटा देना, तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर सेक्शन 22 ये बात कह रहा है कि सेक्शन 23 में से सेक्शन 24 हटा देना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। अब आपने हमें कहा है कि हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27 तक है, मैं कहा बिल्कुल सही बात है। कहता बट 22 ने बोला कि 23 की वैल्यू में से 24 की वैल्यू हटा दो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। तो अगर 22, 23, 24 इन तीनों को यूज करके अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, फिर 25, 26 और 27 किस काम के हैं? मैंने अभी आपको बताया भी था कि पूरे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 3 सेक्शन ही ऐसे हैं जो कैलकुलेशन के हैं, बाकी 3 सेक्शन कैलकुलेशन के नहीं हैं, वो इन तीनों सेक्शन की सपोर्ट करेंगे। मतलब कैलकुलेशन के लिए 22 आना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए 23 आना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए 24 आना चाहिए। बट जो 25, 26, 27 जो होंगे ना, वो कैलकुलेशन के नहीं होंगे, बट इन तीनों सेक्शन की सपोर्ट करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो पहली बात तो ये समझ लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने वाला बनेगा, अगर हमें 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, तो हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इन तीनों में से कोई प्रोविजन नहीं आता, हम इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बात क्या लिखी है, देखो 22 ने क्या बोला, भैया जो तुम्हारी 23 की वैल्यू होगी उसमें से 24 की वैल्यू हटा देना, तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, जो तुम्हारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आएगी वो इनकम दो तरह की होगी, या तो इनकम होगी प्रॉपर्टी को सेल करके, या इनकम होगी तुम्हारे प्रॉपर्टी किराए पर लगाकर। अगर तुमने प्रॉपर्टी होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, मतलब तुम्हारा बिजनेस ही प्रॉपर्टी को सेल करने का है, फिर इनकम जो होगी ना वो तुम्हारी बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। अगर तुम्हारा बिजनेस स्टॉक इन ट्रेड का नहीं है, मतलब तुम्हारे पास एक घर पड़ा हुआ है खाली, तुमने उस घर को बेच दिया, मतलब तुमने घर में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तुमने उस घर को बेच दिया, वहां से आने वाली इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। अगर तुम्हारा बिजनेस किराए पर लगाने का है, उस केस में इनकम जाएगी पीजीपी के अंदर। अगर किराए का बिजनेस नहीं होगा, उस केस में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात तो ये समझ लो जी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में एप्लीकेबल होता है और किसी एरिया में एप्लीकेबल नहीं होता। अब सामने जो मेरा बच्चा बैठा है, क्या नाम है आपका, राहुल। राहुल, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी में क्या हाउस से आने वाली कोई भी इनकम टैक्सेबल हो जाती है?
जल्दी बोलो फटाफट से, क्या हाउस प्रॉपर्टी में हाउस से आने वाली क्या कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी? बच्चा कहता है ना जी ना सर, हाउस से तो इनकम दो तरह की होती है, सेल वाली इनकम यहाँ नहीं आएगी, रेंटल इनकम भी यहाँ पे तब आएगी अगर बिजनेस जो है वो रेंट पे लगाने का नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी रेंट पे लगाने का है, फिर रेंटल इनकम जो होगी वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ चुकी है, अब बारी है रटने वाले बच्चों की। तो जो बच्चा ये रट के बैठता है कि हाउस से आने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में है, दैट इज इनकरेक्ट। जो बच्चा ये रट के बैठता है कि हाउस से आने वाला रेंट हाउस प्रॉपर्टी में आता है, वो भी गलत है जी। क्योंकि रेंटल इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तब होती है अगर तुम्हारा बिजनेस प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का नहीं होता। अगर तुम्हारा बिजनेस प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का होगा, फिर इनकम जो होगी वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। ये बात क्लियर है जी? लो जी, अब इन सब बातों के साथ अब मैं आ रहा हूं जी, अब हमारा सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद करो क्लास में सर, अब मुझे फटाफट से ना रिवीजन करानी है। नोट्स आपके सामने खुले होने चाहिए, आप यहां से एक बार चेक करोगे, यस यस बोलते रहोगे, सारी बातें आपको रिवाइज होती जाएंगी। याद करो क्लास में जब आपने सेक्शन नंबर 22 किया था ना, तो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सेक्शन नंबर 22 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है? सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि मेरी फैमिली का जितना बच्चा सामने बैठा है, आप में से 90% बच्चा ये सोचता होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू आती है। आप में से 90% बच्चा ये बात रट लेता होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू आती है। सेक्शन 22 कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं सेक्शन 22 के पास गया तो मैंने सेक्शन 22 से बोला, मैंने कहा सेक्शन 22, उसने कहा, मगर एक बात मुझे बताओ कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? उसने कहा मैं तुम्हें 3 बातें बोलूंगा, इन तीनों बातों को अपने दिमाग में रख लेना, तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। 22 ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 3 बातें बोलूंगा, इन तीनों बातों को तुम अपने दिमाग में रख लेना, तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं कहा बताओ जी। अब सेक्शन 22 ये बात कहता है, पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। सर मेरी पूरी क्लास अगर इंटेलिजेंट होगी ना, अगर आपके पास नोट्स होंगे, चेक कर लो, सेक्शन 22 में एक वर्ड लिखा होगा एनुअल वैल्यू। एक बच्चा ये बात कहता है यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रेंटल वैल्यू और एनुअल वैल्यू में क्या फर्क होता है। बहुत मेजर फर्क होता है। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो हमें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मे बी वो रेंटल वैल्यू हो सकती है, क्या पता वो रेंटल वैल्यू ना हो। अगर मैं ये बोलता कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू ही टैक्सेबल होगी, तो सोच समझ के बोलना, अगर किराया आएगा तो टैक्सेबल करेंगे, अगर किराया नहीं आएगा तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। और अगर किसी पर्सन ने कम किराया दिखा दिया, रेंट ज्यादा है किराया कम दिखा दिया, तो टैक्सेबल कम होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हमें पागल मत समझना, हमें पागल मत समझना, हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं करेंगे, हम एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करेंगे। और आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, आपने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। याद करो सेक्शन 23 में कैलकुलेशन करते हैं, एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब जो हम 23 में एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि 22 ने क्या बोला कि चैप्टर में रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी। और एनुअल वैल्यू मींस क्या होता है? एक इनहेरेंट वैल्यू। इनहेरेंट वैल्यू मींस इट मींस अगर प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, अगर मैं उस प्रॉपर्टी को किराए पर लगाता तो कितना किराया मुझे वहां से आ सकता था, वो वैल्यू जो होगी गवर्नमेंट कहती है वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस पे टैक्सेबल होगी। तो मेरी पूरी फैमिली, जितने फैमिली के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मुझे फटाफट से बोल देनी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू या एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा अब ये तो समझ में आ गया कि चार्जिंग सेक्शन ने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी, रेंटल वैल्यू नहीं होगी। अब जब मैंने सेक्शन 22 से बोला, मैं कहा 22 एक बात बताओ कि आपने मुझे कहा कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ना एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी, बट ये एनुअल वैल्यू टैक्सेबल किसकी होगी? उसने कहा प्रॉपर्टी की। 22 ने मुझे कहा कि एनुअल वैल्यू जो हम टैक्सेबल करेंगे ना वो प्रॉपर्टी की टैक्सेबल करेंगे। मैं कह रही प्रॉपर्टी मतलब, कह रहे प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी आएंगी, या तो बिल्डिंग, मैं दोबारा बोलूंगा जी, या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग के साथ अटैच है, या तो बिल्डिंग, या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग के साथ अटैच है। आप में से कई नालायक बच्चे होंगे जो ये समझ लेते होंगे कि वेकेंट लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी में कवर होती है। आंसर इज नो सर। अगर कोई वेकेंट लैंड होगी ना, अगर कोई वेकेंट लैंड होगी, उससे आने वाला किराया मेरे अदर सोर्स की इनकम में टैक्सेबल होगा या बिजनेस की इनकम में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा।
एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया कि रेंट मिला वेकेंट लैंड से, बच्चा कहता है हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर वो ये ध्यान से पढ़ ले कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में या तो बिल्डिंग या लैंड अपरटिनेंट देयर टू, और अगर मैंने बोला लैंड अपरटिनेंट देयर टू, इसका मतलब होता है ऐसी लैंड जो बिल्डिंग के साथ अटैच है। इट मींस ऐसी लैंड जो बिल्डिंग के साथ अटैच होगी ना, वो यहां पे कवर होगी, वेकेंट लैंड यहां पे कवर नहीं होगी। और मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे अगर आपने कभी ऐसा घर देखा है। सर एक तो होता है, देखो जी आपको मैं दिखाऊं, एक तो होता है ऐसा घर, इधर देखो, एक तो होता है, ओहो ये लो, मैं नहीं खेलूंगा, ये लो, हाँ, एक तो होता है देखो ऐसा घर, एक होता है ऐसा घर, ठीक है, एक होता है ऐसा घर और इसके साथ में कुछ लैंड यहां पे अटैच होती है। आपने मूवीज में देखा होगा, यहाँ पे लैंड होती है, यहाँ पे पार्किंग स्पेस होता है, यहाँ पे बाहर बैठ के चाय पीते हैं, यहाँ पे बाहर आराम करते हैं, और एक होती है पूरी की पूरी वीकेंड लैंड, एक होती है पूरी की पूरी वीकेंड लैंड, और एक क्या होती है, एक पूरी वेकेंट लैंड होती है, उसमें छोटा सा कमरा बना होता है, छोटा सा कमरा बना होता है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, कौन सी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। क्या नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, नहीं आएगी, आंसर इज यस आएगी। क्या नंबर 2 वाली प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, नहीं आएगी, आंसर इज यस आएगी। क्या नंबर 3 वाली प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, नहीं आएगी, आंसर इज नो, ये नहीं आएगी। और नंबर 4 वाली प्रॉपर्टी भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। बच्चा कहता है सर ये कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो आप, भाई ये नंबर 4 वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी तो लैंड बिल्डिंग से अटैच है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इसमें लैंड बिल्डिंग से अटैच नहीं है, इसमें बिल्डिंग लैंड से अटैच है। हैं? एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला, मतलब लैंड बिल्डिंग से अटैच हो या बिल्डिंग लैंड से अटैच हो, फर्क क्या पड़ेगा, बहुत मेजर फर्क पड़ेगा सर, बहुत मेजर फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपने सेक्शन 22 कितनी ध्यान से पढ़ा, सेक्शन 22 में साफ साफ लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में या तो बिल्डिंग या लैंड अपरटिनेंट देयर टू ये आता है, बिल्डिंग अपरटिनेंट देयर टू ये नहीं आता। इट मींस ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच होगी वो कवर होगी, ऐसी बिल्डिंग जो लैंड से अटैच होगी वो कवर नहीं होगी। एक बच्चा कह रहा है यार मेरे सिर में वो ठंडी पट्टी बांध दो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच हो, ऐसी बिल्डिंग जो लैंड से अटैच हो, ये कहना क्या चाह रहे हैं सर मेरे बच्चे, मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर ध्यान सुना, एक बात मैं सोच के बोला, इस एग्जाम्पल में बिल्डिंग का पोर्शन ज्यादा है, लैंड का पोर्शन कम है, और यहां पे क्या है, लैंड का पोर्शन ज्यादा है, बिल्डिंग का पोर्शन कम है। अब सोच के बोलना, जो नॉर्मली एग्रीकल्चर लैंड होती है, उस एग्रीकल्चर लैंड में एक छोटा सा कमरा बना होता है किसान के लिए, जहां पे फार्मर्स के लिए, जो वहां पे रात को रह सकता है। याद करो, अगर आप में से कोई बच्चा एग्रीकल्चर, अगर कभी आपने लैंड देखी है, वहां पे एक छोटा सा कमरा होता है ट्यूबवेल के पास, जहां पे किसान रहता है रात को, जब वहां पे किसान, अब सोच के बोलना, अब वो पूरा एरिया लैंड का है, उसमें छोटा सा कमरा है, तो क्या वो लैंड हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगी। गवर्नमेंट कहती है भैया बेकार की बातें मत करो, ये लैंड बिल्डिंग से अटैच नहीं है, ये बिल्डिंग लैंड से अटैच है। और हमने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में साफ साफ कहा है, या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच हो। इट मींस अगर वेकेंट लैंड होगी या ऐसी बिल्डिंग जो लैंड से अटैच होगी, वो अदर सोर्स में या बिजनेस में टैक्सेबल होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। ठीक है, तो इतने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जी, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, पहली बात तो ये समझ ले जी, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू यही कवर होती है। देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहली बात, एनुअल वैल्यू आपको टैक्सेबल करनी है, रेंटल वैल्यू नहीं करनी। रेंटल वैल्यू क्यों नहीं करनी, क्योंकि रेंटल वैल्यू अगर टैक्सेबल करते गवर्नमेंट को नुकसान होता, तो गवर्नमेंट ने कहा एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करोगे। अब ये एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो टेंशन तुम्हारी नहीं है, हम सेक्शन 23 में तुम्हें बता देंगे एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की कैसे जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 23 में हम आपको बता देंगे कि एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, उसके बेस पे देख लेंगे। अब देखो एक बार मैंने क्या लिखा है, एनी बिल्डिंग, अब चाहे वो इंडिया में लोकेटेड हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। और हाउस प्रॉपर्टी में हर तरह की बिल्डिंग आती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, कोई भी बिल्डिंग हो, हर बिल्डिंग जो होगी वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, इसका मतलब क्या है, लैंड अटैच विद बिल्डिंग।
वेकेंट लैंड जो होगा, मतलब प्लॉट ऑफ लैंड जो होगा, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, और अगर उसका किराए पर देने का बिजनेस है फिर वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा, बट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक बच्चा कहता है सर चलो आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली भाई, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करेंगे और एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की टैक्सेबल करेंगे, प्रॉपर्टी में या तो बिल्डिंग या लैंड अपर्टेंट देयर टू ये कवर होगा, बट ये टैक्सेबल किसके हाथ में करेंगे? भाई जो भी हमें एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करनी है ये किसके हाथ में करनी है? गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल करोगे ओनर के हाथ में, और ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर ऑल्सो। याद करो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सेक्शन 27 आपने पढ़ा होगा डीम्ड ओनर का। डीम्ड ओनर मींस कि जो एक्चुअल में ओनर नहीं है, गवर्नमेंट कह रही मानना ही पड़ेगा कि तुम ही ओनर हो, तुम्हारे हाथ में ही टैक्सेबिलिटी करेंगे। तो मेरी सिंपल सा फंडा ही निकल के आ रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करोगे, एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की टैक्सेबल करोगे, और प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में टैक्सेबल करोगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। अब मैं आपको एक लाइन बोलने जा रहा हूं जी, अब एक लाइन बोलने जा रहा हूं, जितने बच्चे सामने बैठे हैं अगर मेरी बात को समझ लेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज सीधो के बैठ जाओ जी, सीधो के बैठो और ये बातें बंद करो जी। पहले तो सबसे गंदा कीड़ा ये मोबाइल में मैसेज करने का, उसको साइड कर लो। अगर आप मोबाइल पे क्लास देख रहे हो बीच में कोई मैसेज नहीं होगा जी। अगर लैपटॉप पे क्लास देख रहे हो मोबाइल साइड में कर दो। 1-1.5 घंटा खेलने के लिए आता हूं आपके साथ। अब सोच के बोला अगर 1-1.5 घंटा भी आप अगर मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मुझे बुरा लगेगा ना। पूरा दिन आपका है सर, मैं कह रहा हूं 23 घंटे आपके हैं, 1 घंटा मुझे दे दो बस। अगर 1 घंटा दे दोगे ना, कुछ सिखा के ही जाऊंगा सर, टाइम वेस्ट नहीं करके जाऊंगा, और ऐसा सिखा जाऊंगा एग्जाम में बहुत काम आएगा आपके। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। अब अगर मैं सेक्शन 22 का टोटल क्रक्स निकालूं तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है जी? अगर मैं सेक्शन 22 का, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं सेक्शन 22 का टोटल क्रक्स निकालूं तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है सर? क्रक्स से निकल के आ रहा है, क्रक्स से निकल के आ रहा है कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, क्रक्स से निकल के आ रहा है कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। एक बार फिर बोलूंगा, प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। प्रॉपर्टी मींस या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच होगी वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगी। प्लॉट ऑफ लैंड या वेकेंट लैंड जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगी। बच्चा कहता चलो सर ये बात समझ में आ गई कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, बट क्या ये एनुअल वैल्यू हर केस में टैक्सेबल होती है? गवर्नमेंट कहती नहीं। गवर्नमेंट कहती है अब हम तुम्हें 3 केस बताने जा रहे हैं, इन तीन केस में इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करोगे। हम 3 केस बताने जा रहे हैं, इन 3 केस में प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू तुम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करोगे। याद करो सर, क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक केस तो आपका चार्जिंग सेक्शन में दिया हुआ है और 2 आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक तो चार्जिंग सेक्शन में दिया हुआ है और 2 आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक बार चेक करना, देखो क्या लिखा है। प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हर केस में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट फॉलोइंग 3 केस। 3 केस कौन कौन से हैं? देखो एक तो मैंने क्या बोला, एक केस तो चार्जिंग सेक्शन में गिवन है, और जो सेकंड एंड थर्ड केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की है, ये बात ध्यान देना। और ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पहला केस तो पता होगा, बाकी 2 केस नहीं पता होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट काफी सारे बच्चे करके नहीं जाते। बट आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है और बच्चा गलती करके आता है। अब वो 3 केस कौन से हैं? पहला केस चेक करो जी। पहला केस निकल के आ रहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को मैं अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करूंगा ना, तो वो प्रॉपर्टी मेरी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, मान लो एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मैं अपना बिजनेस कैरी कर रहा हूं। अब अगर उस बिल्डिंग में मैं बिजनेस कैरी कर रहा हूं तो क्या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए या पीजीपी के अंदर? पीजीपी के अंदर। तो गवर्नमेंट कह रही है वो प्रॉपर्टी आपकी हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगी। मतलब अगर कोई पर्सन किसी बिल्डिंग में खुद अपना बिजनेस कैरी करेगा तो वो बिल्डिंग उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगी। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग किसी को किराए पर दी और उस किराए वाली बिल्डिंग में कोई दूसरा बिजनेस कैरी कर रहा है, तो क्या वो जो किराया आपको मिलेगा क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस सर। अब बच्चा कहता है सर बट उसमें तो बिजनेस कैरी हो रहा है। सर बिजनेस कैरी मैं नहीं कर रहा, बिजनेस कैरी मेरा किराएदार कर रहा है।
मैंने क्या बोला है, अगर मैं किसी बिल्डिंग में खुद बिजनेस कैरी करूंगा ना, फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अगर मैंने प्रॉपर्टी आपको किराए पर दी, आपने मुझे किराया दिया, आप उसमें बिजनेस कैरी कर रहे हो, तो मेरे किसी काम का नहीं है। जो किराया आप मुझे दोगे मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की बनेगी, बस ये बात ध्यान देना। हाँ, अगर बिल्डिंग मेरे पास है, अगर बिल्डिंग मेरे पास है, उस बिल्डिंग में मैं खुद बिजनेस कैरी कर रहा हूं अपना, फिर बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगी। तो देखो पहला केस तो क्या निकल के आ रही थी, पहला केस अगर मैं किसी बिल्डिंग में खुद का बिजनेस कैरी करूंगा या प्रोफेशन कैरी करूंगा तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा गवर्नमेंट कह रही है इफ द बिल्डिंग इज लेट आउट टू कैरी ऑन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली देन इनकम जो होगी वो पीजीपी में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने किसी को बिल्डिंग किराए पर दी, अगर मैंने किसी को बिल्डिंग किराए पर दी और इसलिए किराए पर दी ताकि मेरा मेन बिजनेस जो है और बढ़िया से काम करे, तो वहां से आने वाला किराया जो होगा मेरे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, मेरे पीजीपी में टैक्सेबल होगा। बच्चा कहता है सर सर प्लीज इसका एग्जाम्पल दे दो सर, ये एग्जाम्पल हमें समझ नहीं आ रहा सर, और ये पॉइंट हमें क्लास में भी समझ में नहीं आया था। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल सुनता हूँ। एग्जाम्पल ही निकल के आ रहा है जी, एक बात मैं सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा बिजनेस ऐसा है जी, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरी डेली बेस पे ना, मेरी डेली बेस पे बैंक में काफी सारे ट्रांजेक्शन होती हैं और मेरा बहुत मोटा काम है, मेरा बहुत बड़ा काम है। मेरे कम से कम 5 से 6 एम्प्लॉय सारा दिन बैंक के चक्कर काटते हैं, बैंक में आते हैं जाते हैं, चेक जमा करवाते हैं, कैश लेके आते हैं, सारा दिन वहां पे काम करते हैं। तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला, कह रहा विवेक एक बात बता कि साथ में तेरी दुकान खाली पड़ी है और दुकान भी काफी लंबी चौड़ी है, वो तो किराए पर देते बैंक को, क्योंकि अगर बैंक यहाँ पे आ जाएगा तेरा काम आसान हो जाएगा, तेरा स्टाफ बचेगा, क्योंकि अगर साथ ही बैंक होगा आराम से काम हो जाएगा और तेरी सैलरी बचेगी। मैं कहा यार मैं किराए पर दे तो दूं, बट क्या बैंक यहाँ पे आएगा? उसने कहा बैंक क्यों नहीं आएगा भाई, बैंक तो कहीं पे भी जाएगा ना, उसके कस्टमर जो होंगे बैंक के पीछे पीछे आ जाएंगे अपने आप। मैं कहा चलो ऐसा करता हूँ, बैंक वालों से बात करता हूँ। तो मैंने बैंक वालों से बात की, मैंने कहा हाँ जी सर, वो भाई आप मेरी मेरी दुकान खाली पड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो वो दुकान आप किराए पर ले लो। उसने कहा किराया कितना है? मैं कह रही वैसे देखो किराया 50,000 पे है, बट मैं आपसे 20,000 पे चार्ज करूंगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब जो बैंक वाले मान लो हाँ कर देते हैं, और अगर बैंक वाले जो 20,000 पे किराया मुझे पे करेंगे, तो क्या वो इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी नहीं होगी? गवर्नमेंट कहती है नहीं होगी। गवर्नमेंट कहते हैं विवेक कि जो ये तूने बिल्डिंग किराए पर दी, तूने दुकान किराए पर दी, तूने इसलिए किराए पर दी ताकि तेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, ताकि तेरा मेन बिजनेस जो है और बढ़िया से काम करे और एफिशिएंटली काम करे। तो ये आने वाला किराया तेरे बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा, तेरे हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। आज आपको पता हो, आज बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं, एम्प्लॉय को बहुत कम प्राइस पर घर दिलवा देते हैं। किस लिए? क्या कि ताकि उसका एम्प्लॉय उसके एम्प्लॉयर के लिए काम करे। अब अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा, उसका बिजनेस और बढ़िया चलेगा। तो ये जो रेंटल इनकम होती है ना, ये जो रेंटल इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। मतलब सिंपल सी बात कहना है, क्या चाह रहा हूं सर, कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैंने बिल्डिंग किराए पर दी है और किराए पर मैंने इसलिए दी ताकि मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, तो आने वाला किराया बिजनेस हेड में टैक्सेबल करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो जी, अगर किसी बिल्डिंग में मैं खुद बिजनेस कैरी करूंगा, वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। दूसरी बात ये समझ लो, अगर मैंने बिल्डिंग किराए पर दी है और किराए पर इसलिए दी ताकि मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, तो वो आने वाला किराया मेरे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरी बात गवर्नमेंट कहती है अगर तूने बिल्डिंग किराए पर दी है, अगर तूने बिल्डिंग किराए पर दी है और जो रेंट तूने रिसीव किया ना, वो रेंट कैसा है? वो कॉम्पोजिट रेंट है। कॉम्पोजिट मींस क्या होता है? कॉम्पोजिट मींस इकट्ठा रेंट है। इकट्ठे रेंट का मतलब क्या है? एक बात मैं सोच के बोला, कृष्णा आप मुझे बताओगे, कृष्णा से मेरा क्वेश्चन है, कृष्णा एक बात बताओ, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे ना एक घर किराए पर चाहिए, मैं कह रही मिल जाएगा। मैं कहा घर कैसा किराए पर चाहिए, मतलब खाली घर चाहिए या फर्निशिंग आइटम चाहिए, कैसा चाहिए? उसने कहा मुझे ना फर्निश्ड घर चाहिए। मैं कहा मिल जाएगा। मैं कह ये वाला घर है, ये वाला घर है, ये बिल्कुल फर्निश्ड है, इसमें एसी, बेड, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज सब कुछ लगा हुआ है, इसका किराया जो है वो 30,000 रुपये है। कहता मंजूर है जी, कहता 30,000 रुपये मंजूर है।
अब कृष्णा मुझे कहता कि सर ये जो 30,000 पे आप किराया चार्ज कर रहे हो ये तो कॉम्पोजिट है ना। मैं कहा बिल्कुल इकट्ठा रेंट है। कह रहा इसमें बिल्डिंग का कितना है और फर्नीचर कितने का है। मैं कह रही वो नहीं पता। भाई तुम्हें घर किराए पर लेना है ले लो, बट ये 30,000 में बिल्डिंग का कितना और फर्नीचर कितना वो नहीं मुझे पता। तो बच्चा कहता है सर फिर ऐसे कैसे पता लगेगा। मैं कहा तुम्हें घर किराए पर लेने से मतलब है ना, तुम किराया पे करो बस। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो 30,000 रुपए मेरे को किराया मिल रहा है वो बिल्डिंग का भी है और फर्निशिंग आइटम का भी है। अब ये 30,000 रुपए दैट इज कॉम्पोजिट रेंट। ये रेंट कैसा है, कॉम्पोजिट रेंट है और ये इनसेपरेबल है। सर इनसेपरेबल मींस ऐसा रेंट जो सेपरेट नहीं हो सकता। याद करो मैंने क्लास में कहा था अगर कोई रेंट कॉम्पोजिट रेंट है और वो इनसेपरेबल होगा तो गवर्नमेंट कह रही है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो सकता। या तो वो बिजनेस में जाएगा या वो अदर सोर्स में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अब एक बच्चा कहता है सर हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, आप मुझे खुद बताओ हाउस प्रॉपर्टी में मैं टैक्सेबल कैसे कर दूं। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम जो आती है या तो बिल्डिंग की आती है या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच होती है उसकी आती है। फर्निशिंग आइटम का आने वाला किराया हाउस प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है। और जब मुझे बाइफर्केशन ही नहीं पता तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में कैसे कर दूं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुझे बाइफर्केशन पता नहीं है या तो बिजनेस में टैक्सेबल कर या अदर सोर्स में कर, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कृष्णा को यह बोल दूं कृष्णा 30,000 रुपए किराया है, 20,000 रुपए बिल्डिंग का है और 10,000 रुपए फर्नीचर का है। पूरी क्लास आंसर दे रही, पूरी क्लास आंसर दे। अगर बोलूं 20,000 रुपए बिल्डिंग का है और 10,000 रुपए फर्नीचर का है, उस केस में 20,000 रुपए जो होगा वो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में और 10,000 रुपए जो फर्नीचर वाला होगा वो टैक्सेबल होगा या तो बिजनेस में या अदर सोर्स में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। देखो जी एक बार आंसर। अगर कॉम्पोजिट रेंट है, अगर वो इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल का मतलब क्या है, ऐसा रेंट जो सेपरेट नहीं हो सकता, सेपरेट पता ही नहीं है, तो भैया टैक्सेबल या तो बिजनेस में या अदर सोर्स में होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। बट अगर वो सेपरेट हो गया तो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और जो फर्निशिंग आइटम वाला होगा या तो वो बिजनेस में और या वो अदर सोर्स में, इन दोनों में से किसी भी हेड में टैक्सेबल होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस अगर किराए पर देने का है तो बिजनेस में जाएगा, अगर किराए पर देने का नहीं है तो अदर सोर्स में जाएगा, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ये आपका तीसरा केस है जी। क्या कह रहे हो, लो जी इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। सृष्टि का डाउट आया है। सृष्टि कह रही है सर मैं चाहती हूँ एक बार ना जो 3 केस आपने कराए हैं वो दोबारा से एक बार फटाफट से बता दो, क्योंकि ना मैं क्लास में थोड़ा सा लेट आई हूँ और मैं आई हूँ लेट। अगर मुझे समझ नहीं आया सर मैं डिसलाइक ठोक दूंगी, और लास्ट वाली वीडियो में आपके 0 डिसलाइक थे, तो कोई ऐसा ना हो इस वीडियो में आपके डिसलाइक आ जाए। ओ मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू, ऐसे मत करना यार, मुझे मोटिवेशन दिया करो आप। मुझे ना मोटिवेशन दिया करो कि मैं आपके लिए एनर्जी से भर के आऊं। ऐसे ऐसे बातें मत क्या करो, डिसलाइक कर दूंगी नालायक। इधर देखो ध्यान से। सृष्टि एक बात मुझे बताओ, मैंने अभी तक क्या कहा है। अभी तक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने पता क्या बोला, मैंने ये बोला कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है, एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की टैक्सेबल होती है और ओनर के हाथ में होती है। अब प्रॉपर्टी में या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच होगी वो यहां पे कवर होती है। फिर मैंने पूरी फैमिली को 22 का क्रक्स बताया। मैंने कहा 22 ये बात कहता है कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में हर केस में टैक्सेबल होगी। मैंने बोला 22 ये बात बोलता है कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में हर केस में टैक्सेबल होगी, 3 केस छोड़ के। इट मींस अगर मेरा केस इन तीनों में से कहीं पर भी कवर हो रहा है तो फिर वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, किसी और हेड में हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। केस नंबर 1 मैंने सृष्टि बोला, एक घर है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को मैं अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन में यूज कर रहा हूं तो वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा मैंने बोला अगर वो बिल्डिंग मैंने किसी को किराए पर दी है, अगर नॉर्मल किराए पर दी फिर तो हाउस प्रॉपर्टी, बट अगर मैंने किराए पर इसलिए दी ताकि मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे और एफिशिएंटली काम करे तो आने वाला किराया फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और तीसरा, अगर रेंट इकट्ठा है और वो सेपरेट नहीं हो पा रहा तो भैया सारा का सारा रेंट, मैं ये नहीं कह रहा आधा रेंट, सारा का सारा रेंट जो होगा या तो बिजनेस में या अदर सोर्स में, और अगर वो सेपरेट हो सकता है तो बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी जो होगा या तो बिजनेस में या अदर सोर्स में। ये सारी बातें सृष्टि मैंने अभी तक की है। बताओ मैंने अब मैंने कोई गुनाह किया? ठीक है, बच्चा कह रहे नहीं सर अब हमें समझ में आ गया, तो आ गया जी। पूरी क्लास को अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं जी।
पूरी क्लास को अगर यहां तक समझ में आ गया हो, विशाल को भी, अब तो मुझे लग रहा है विशाल को भी समझ में आने लग गया, क्योंकि अब तो डिसलाइक आने बंद हो गए शायद। अब लास्ट वीडियो में तो नहीं था, आज का मुझे पता नहीं है, ठीक है जी। अब विशाल को भी मेरे को लग रहा है समझ में आ गया, तो आज एक बार विशाल के लिए ही क्लैपिंग हो जाए कि विशाल वाकई ही, विशाल को भी हमसे प्यार हो गया जी। हम मजा आ गया विशाल। अब तो कहोगे ना हाँ भाई सर समझ में कुछ आता है, हाँ तो ऐसी ऐसी बातें मत किया करो विशाल। चलो जी इधर सुना ध्यान से, विशाल भी कह रहा है मगैम्बो खुश हुआ। इधर देखो ध्यान से नालायक। अब ये सारी बातें यहां तक हमने कंप्लीट कर ली थी। अब देखो जी आगे मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, करक्स मैंने क्या लिखा है, करक्स मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हर केस में ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, ऊपर दिए गए 3 केस छोड़ के। ये पूरा क्रक्स निकल के आ रहा है 22 का ना, पूरा क्रक्स निकल के आ रहा है। सेक्शन 22 का पूरा क्रक्स ये बात कहता है कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हर केस में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बस 3 केस छोड़ के। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों में से कोई बन गया, आप लिख के आओगे नो टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों के अलावा कोई बना, तो फिर बिल्डिंग जो होगी या लैंड जो बिल्डिंग से अटैच होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, ठीक है जी। ये सारी बातें अभी तक हमने कंप्लीट की है। और मैं चाहता हूं, सामने बच्चे का नाम है, क्या नाम आपका, ऋषभ। ऋषभ क्या आप मुझे बस ये बता दोगे, सिर्फ ये बता दो, सिर्फ एक लाइन के अंदर बता दो, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है, 22, खत्म कहां पे होगा, 27। 22 क्या बोलता है बताओ ना, 22 क्या बोलता है। 23 में से 24 की वैल्यू हटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। बस बहुत बड़ी बात है जी, ठीक है। अब सुना ध्यान से, अब मैं आगे आ रहा हूं जी। अब ये देखो जी, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो जी मैंने यहां पे क्या किया हुआ है। अब देखो जी, रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड के मान लो एक ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है, सिक्स फ्लोर है और सेवंथ फ्लोर है। ये उस बिल्डिंग के टोटल मिला के 7 फ्लोर हैं। अब जो ये ग्राउंड फ्लोर है, रिलायंस कंपनी ने ये वाला फ्लोर पीएनबी बैंक को किराए पर दे दिया, फर्स्ट फ्लोर देना बैंक को किराए पर दे दिया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब रिलायंस कंपनी ने ये फ्लोर इन दोनों बैंक को किराए पर क्यों दिया होगा, वैसे मजे लेने के लिए दिया होगा। सोच के बोला, क्या ये ऐसे ही फ्लोर किराए पर दे दिया होगा, नहीं, इसने इसलिए किराए पर दिया होगा ताकि इसका मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे। अब पूरे विश्व के महाज्ञानी, पूरे ब्रह्मांड के महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं, सोच के बोल दें, जब ये बैंक वाले रिलायंस कंपनी को किराया पे करेंगे तो रिलायंस कंपनी के हाथ में इनकम हाउस प्रॉपर्टी में या पीजीपी के अंदर। मजा आ गया सर, पीजीपी के अंदर, क्योंकि अभी अभी हमने सेकंड पॉइंट के अंदर पढ़ा कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उसका मेन काम क्या किराए पर देने का नहीं है, उसने किराए पर इसलिए दिया ताकि उसका मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, तो आने वाली इनकम पीजीपी के अंदर जाती है। तो देखो जी, ये दोनों इनकम पीजीपी के अंदर, और ये बात हमने कहां पढ़ी है, ये बात हमने पढ़ी है एक्सेप्शन 2 आएगा, वैसे यहाँ पे एक्सेप्शन 2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखो एक्सेप्शन 1 है, उसके बाद जी सेकंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, थर्ड पे ऑफिस है, फोर्थ पे ऑफिस है, अपने आप बोल दो। अगर इन तीनों पे ऑफिस है तो इन 3 फ्लोर को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं जी। रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है आवाज चलेगी, आवाज चली गई थी ना अभी। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी। चलो इधर सुना ध्यान से। हाँ, तो मैं यहाँ पे था मेरे ख्याल से, मैं आपको ये बता रहा था कि ये 3 फ्लोर जो हैं, अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया था, एक बार दोबारा क्लियर कर दूं जी। अब ये जो दोनों फ्लोर, एक बार चेक कर लो आवाज आ रही है ना यार, हाँ। अब ये दोनों फ्लोर जो हैं इन्होंने बैंक को किराए पर दिए, क्यों किराए पर दिए, ताकि उनका मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे। तो गवर्नमेंट करे ये किराया जो होगा वो आपका बिजनेस में टैक्सेबल होगा, आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। अब सोच समझ के बोलना जी। अब ये आपका सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, ये तीनों फ्लोर में ऑफिस है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब ये तीनों फ्लोर में ऑफिस है, याद करो एक्सेप्शन नंबर 1 मैंने अभी कराया था कि अगर किसी फ्लोर में, अगर किसी बिल्डिंग में खुद का बिजनेस या खुद का प्रोफेशन कैरी करोगे तो वो भी जो होगा वो आपका बिजनेस में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। आपने आप बोल दो रही। अब मैं अगर तीनों फ्लोर में, अगर तीनों फ्लोर के अंदर मेरा ऑफिस है तो टैक्सेबल कहां पे करेंगे, पीजीपी के अंदर टैक्सेबल करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद चेक करना रही, 5वां फ्लोर लेट आउट है, छठा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 7वां वेकेंट है जी। अब ये तीनों फ्लोर जो होंगे ये टैक्सेबल कहां पे होंगे, ये किस साइड में टैक्सेबल होंगे, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगे। ये टैक्सेबल कहां पे होंगे, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगे। वंदना कह रही है, कह रही यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे तो कॉन्सेप्ट सारे हिल गए हैं। अभी सर ने कहा
अपनी अपनी फ्रेंड से बोल रही है, फ्रेंड का नाम है कोमल। अभी अब कोमल से बोल रही है वंदना, वंदना कह रही है कोमल को, यार अभी सर ने कहा कि वेकेंट जो होता है वो तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है या बिजनेस में टैक्सेबल होता है। कोमल देख, अब सर कह रहे हैं वेकेंट जो होता है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। कोमल समझा रही है वंदना को, नालायक, वो सर ने वेकेंट लैंड की बात की थी। और वंदना ध्यान सुना, कोमल बहुत सही कह रही है। एक बात मैंने सोच के बताओ, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है, क्या सर मैंने अभी कहा कि वेकेंट बिल्डिंग यहां नहीं आती? और ये फ्लोर जो खाली पड़ा है, तो फ्लोर खाली होने का मतलब क्या वो वेकेंट लैंड है या वेकेंट बिल्डिंग है? वेकेंट बिल्डिंग है। और मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, वेकेंट बिल्डिंग जो होगी ना वो तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। जो हमने बाहर निकाली थी वो वेकेंट लैंड की बातें थी, वेकेंट बिल्डिंग की बातें नहीं थी। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में अगर वेकेंट लैंड वाला क्वेश्चन बनेगा तब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वेकेंट बिल्डिंग की बात करेंगे फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान देना। बात क्लियर है जी? पक्का पक्का। अब एक बार यहां पे चेक कर लो जी, देखो एक बार दोबारा देखो री भैया, बैंक वाले फ्लोर आपके बिजनेस में टैक्सेबल होंगे, ऑफिस वाले फ्लोर भी बिजनेस में टैक्सेबल होंगे, बट जो बाकी 3 फ्लोर जो होंगे वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगे। अब जाके एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपके दिमाग में जो डाउट चल रही है ना कि सर वेकेंट फ्लोर होगा, कोई किराया तो आएगा ही नहीं, उस केस में टैक्सेबल कैसे करेंगे? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होगा उसमें भी कोई किराया तो आएगा नहीं, टैक्सेबल कैसे करेंगे? ये सारी बातें हम समझ लेंगे, उसके आप टेंशन मत लो। आप टेंशन लो मत सर, टेंशन आप मुझे दो। ये सारी रिवीजन मैं करवा दूंगा, बट आप पहले ये क्लियर करके चलो कि बिजनेस में कौन सा रहेगा और हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा रहेगा। ये बात क्लियर है? लो जी, अब जाके हमारा सेक्शन 22 जो है ना, अब जाके पूरा खत्म हो जाता है। आई होप सेक्शन 22 की रिवीजन क्लियर हो चुकी है। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या 22 में कोई डाउट है जी? अब क्या 22 सेक्शन में कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, अगर है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे जी। क्या कह रही हो? अच्छा, 2 मिनट लगा के सुपर फास्ट रिवीजन करवा दूं? हाँ मेरा बच्चा, ये लो जी, आओ जी आओ। अगर यार आप ना मुझे हुक्म कर दिया करो, आप ना सेवा बोला करो कि सर आप ये सेवा कर दो, मैं वो कर दूंगा जी। इधर देखो ध्यान से, बच्चा कह रहा है सर एक बार ना 2 मिनट लगा के ना पूरा का पूरा 22 को फटाफट से रिवाइज करा दो। लो जी, फिर सीधे 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 से मेरी तरफ देखो, जल्दी मेरी तरफ देखो जी, देख रहे हो मेरी तरफ? चलो जी, इधर सुना ध्यान से, एक बार फटाफट से। इवन मैं चाहता हूं मेरी पूरी फैमिली चैट बॉक्स भर दे मेरे साथ, हम रिवीजन करने जा रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, फिर आगे चलेंगे हम, ठीक है? याद करो जी, हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया जी? हाउस प्रॉपर्टी। 22 से लेके 27। 22 क्या बोलता है? 23 माइनस में 24 आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। 22 कहने वाला कौन है? चार्जिंग सेक्शन। 23 कौन सा? एनुअल वैल्यू। 24 क्या? डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। और 25, 26, 27 हाउस प्रॉपर्टी के तो हैं, बट वो कैलकुलेशन में नहीं होंगे, इन तीनों की वो सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये प्रोविजन करने के बाद फिर अगला मैंने कहा जी, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमेशा हाउस की आने वाली इनकम होगी, ऐसा नहीं होता। हाउस से इनकम 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? सेल और रेंटल इनकम। सेल वाले केस में इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में कभी टैक्सेबल नहीं होती, या तो टैक्सेबल होगी बिजनेस में या टैक्सेबल होगी कैपिटल गेन में। बिजनेस में कब होगी? अगर मैं हाउस को होल्ड करूंगा स्टॉक इन ट्रेड तो बिजनेस में टैक्सेबल होगी। अगर मैं हेल्ड करूंगा एज ए इन्वेस्टमेंट तो फिर कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। अगर मेरा बिजनेस किराए पर देने का है तो बिजनेस में टैक्सेबल होगी। अगर बिजनेस किराए पर देने का नहीं है फिर इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ये सारी बातें हमने स्टार्ट की। अब जब ये पता लग गया कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में इनकम टैक्सेबल कब होती है, तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो मैं दौड़ा दौड़ा सेक्शन 22 के पास गया, मैंने सेक्शन 22 से बोला, मैं कहा सेक्शन 22। उसने कहा हाँ। मैं कहा एक बात बता दो यार, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है? कहता भैया एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है, रेंटल वैल्यू नहीं होती। 22 ने बोला प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। मैं कहा प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बच्चे कहते हैं सर आपको पता नहीं प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मैं कहा नहीं। कह रहे प्रॉपर्टी मींस या तो बिल्डिंग या लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, मतलब ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच होगी वो यहां पे कवर होगी, वेकेंट लैंड यहां पे कवर नहीं होगी। मैं कहा ओनर का मतलब क्या होता है? बच्चा कहता है सर ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर, मतलब इनके हाथ में इनकम टैक्सेबल करनी है, ये बात ध्यान देना। अच्छा, फिर मैंने सारे बच्चों से पूछा, मैं कहा एक बात मुझे बताओ, क्या एनुअल वैल्यू हर प्रॉपर्टी की यहां पे आती है? बच्चे कहते नहीं सर, 3 प्रॉपर्टी बाहर निकाल दी। सबसे पहली प्रॉपर्टी बाहर निकाली, जल्दी बोलो जी फटाफट से। पहली प्रॉपर्टी बाहर कौन सी निकाली? जिस प्रॉपर्टी में मैं खुद का बिजनेस कैरी करूंगा, खुद प्रोफेशन कैरी करूंगा, वो यहां टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने किराए पर लगाई है
और किराए पर देने से उससे मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा, वो किराया मेरा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और तीसरा, अगर कॉम्पोजिट रेंट होगा और वो इनसेपरेबल होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अगर वो सेपरेबल भी होगा तो बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी फर्निशिंग आइटम वाला जो होगा या तो बिजनेस में या वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमने कंप्लीट की हैं, ठीक है। अब ये बातें कंप्लीट करने के बाद जी हमने एग्जांपल किया, अब जाके हमारा सेक्शन 22 पूरा खत्म हो जाता है। अब 22 के बाद ना जी, 22 के बाद एक बार, अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जी, एक बार फॉर्मेट देख लो जी। अब जब आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, प्लीज बातचीत नहीं यार, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का फॉर्मेट क्या होगा, एक बार फॉर्मेट देख लो। याद करो क्लास के अंदर मैंने कहा था रही, सबसे पहले क्या निकालोगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएवी। माइनस में क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप ये माइनस कर दोगे। बैलेंस क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू, क्या बोलते हैं, एनएवी। माइनस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और 24B। याद करो 24A किसका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, जो भी आपका एनएवी होगा उसका 30% जो होगा उतनी डिडक्शन माइनस कर दोगे। और 24B में क्या होगा, जो आपने लोन लिया होगा घर के लिए उसका जो इंटरेस्ट पे करोगे वो 24B के अंदर माइनस कर दोगे। फिर आपकी निकल के आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अगर कोई आपका अनरियलाइज रेंट है या एरियर्स ऑफ रेंट होंगे उसकी जो रिकवरी होगी ना, वो रिकवरी जो होगी वो टैक्सेबल होगी। फिर लास्ट में टोटल इनकम जो होगी हाउस प्रॉपर्टी की, इस तरह से आप इनकम निकालते हो, ठीक है। एक बार मुझे दोबारा बोल दो जी, फटाफट से पूरी क्लास बोल दो, अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है जी, अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, जल्दी बोलो जी, अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, जीएवी। माइनस क्या करूंगा जी, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या निकल के आएगी, एनएवी। फिर माइनस करूंगा 24A और 24B। 24A में क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24B में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी, जो भी आपकी एनएवी होगी उसका 30% जो होगा वो 24A होगा। 24B क्या होगा, जो भी आपने हाउसिंग लोन लिया होगा उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी एक लिमिट होती है, इतना इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, बैलेंस आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जो आपको अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होगी और जो एरियर्स की रिकवरी होगी उसका ट्रीटमेंट उसमें आप ऐड कर दोगे, बैलेंस जो होगा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम आपकी निकल के आ जाएगी। अब सबसे पहला काम जो हमें करना है जी, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है ये ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। मुझे थोड़ा सा मुझे म्युनिसिपल टैक्स पर भी टाइम लगाना है, थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा सर मैं यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको मैं दिखाऊंगा, आप में से काफी सारे बच्चे गलती करके आएंगे और मैं नहीं चाहता अगर कोई बच्चा मेरी रिवीजन क्लास भी देख रहा है ना, कम से कम उसको इतना तो आइडिया हो जाए कि हमें एग्जाम में गलती नहीं करनी। रेगुलर में तो मैंने काफी टाइम लगाया था, बट मैं फिर भी रिवीजन क्लास में थोड़ा सा टाइम लगाना चाहता हूं, बट मैं आज नहीं लगाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा। आज हमारा सिर्फ अब एक काम होगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। इट मींस आने वाली अब जो मेरा टाइम बचेगा ना उसमें बस एक काम करना है, जीएवी कैसे निकालते हैं। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुनना। अब मैंने गवर्नमेंट से बोला, मैं कहा गवर्नमेंट एक बात बताओ कि अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो सबसे पहले ना ग्रोस एनुअल वैल्यू गवर्नमेंट कह रही है वो निकालनी होगी। अब अगर मुझे ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट कहती 22 नहीं बताएगा, 23 के पास जा। मैं कहा 22 क्यों नहीं बताएगा, भाई 22 ने कहा तो था कि एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक एक बात बता, इतने सारे बच्चे तेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, तू क्या चाहता है मैं उनके सामने तुझे डांटूं। मैं कहा नहीं मैं तो नहीं चाहता। कह रहे फिर ऐसे बेकार की बातें क्यों कर रहा है। कह रहे विवेक सेक्शन 22 ये बताता है कि एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी, वो कैलकुलेट कैसे होगी, 22 में कहां लिखा है। मैं कहा हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। कह रहे बस फिर क्यों डांट खा रहा है मुझसे, कि सेक्शन 22 ये बात बोलता है कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बट कैलकुलेशन कैसे होगी वो सारी की सारी बातें 23 के पास है। मैंने कहा अच्छा, मतलब जो 22 में एनुअल वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है उसको कंप्यूट कैसे करेंगे उसके लिए 23 के पास जाऊं, गवर्नमेंट करी यस। मैं कहा चलो ठीक है जी। अब मैं जब सेक्शन 23 के पास गया, जब मैं सेक्शन 23 के पास गया तो मैंने सेक्शन 23 से पूछा, मैं कहा सेक्शन 23 एक बात मुझे बता दो, मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत उदास हूं। कह रहे उदास क्यों है, मैं कहा मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, मुझे जीएवी निकालनी नहीं आ रही। कह रहे तो बिल्कुल सही जगह पे आया, बैठ जा। मैं कहा मुझे ये बताओ कि अगर मुझे जीएवी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। उसने कहा अगर तुझे जीएवी निकालनी है ना तो तेरे हाथ में 4 वैल्यू होनी चाहिए।
इट मींस अगर ये चार वैल्यू तेरे हाथ में है फिर तो जीएवी निकालना बिल्कुल आसान है, और अगर ये चार वैल्यू तेरे हाथ में नहीं है फिर जीएवी निकालना मुश्किल है। मगर वो चार वैल्यू कौन कौन सी है? गवर्नमेंट कहती है सबसे पहली वैल्यू है फेयर रेंटल वैल्यू, सेकंड वैल्यू है म्युनिसिपल वैल्यू, तीसरी वैल्यू है स्टैंडर्ड रेंट, और चौथी वैल्यू एक्चुअल रेंट। मैं दोबारा बोलूंगा, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। दोबारा बोलो, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर, एफएमवी। ये चार वैल्यू है। दोबारा बोलो, चार वैल्यू कौन कौन सी? फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। करे अगर ये चार वैल्यू तेरे पास है ना फिर तेरी जीएवी निकल जाएगी, नहीं तो जीएवी निकालने में दिक्कत आएगी। अब मैं उस पर टाइम नहीं लगा रहा जी। एफआरवी क्या होती है, एमवी क्या होती है, एसआर क्या होता है, ये सारी बातें हमने क्लास में डिटेल में पढ़ी हैं। अब मुझे करवानी है रिवीजन, तो रिवीजन पर्पस के लिए बस ये ध्यान दो, अगर ये चार वैल्यू आपके पास हैं तो आप जीएवी निकाल सकते हो। अब मैंने 23 से बोला, मैं कह रही अगर मान लो चार वैल्यू मेरे पास हैं तो फिर जेवी कैसे निकलेंगे? गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले एफआरवी और एमवी इनमें से जो भी हायर वैल्यू होगी ना वो तू ले ले। अगर आप बातचीत करोगे तो मैं सेशन बंद कर दूंगा जी, अगर बातचीत करोगे सेशन बंद कर दूंगा जी। और अगर आप, सही बता रहा हूं सर, अभी तो मैं आपको फैमिली का मेंबर मानता हूं, आप मुझे नहीं मानते। अगर आप जिस दिन मुझे फैमिली का मेंबर मानने लग गए तो मैं फिर घर वालों की तरह डांटूंगा, क्योंकि मैं छोटे भाई को डांटता हूं जब वो पढ़ाई नहीं करता। फिर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होगी, बातें के टाइम पे जितनी मर्जी बातें कर लो। आप अगर बोलोगे ना सर आधे घंटे का सेशन रख लो, उसमें सिर्फ बातें करनी है, वो रख लूंगा, बट क्लास के बीच में बातचीत नहीं होगी। जहां हंसना होगा मैं अपने आप हंसा दूंगा सर, मैं अपने आप नागिन डांस करके दिखा दूंगा और बोलो क्या चाहते हो। आप टेंशन मत लो, बस बीच में बातचीत मत करो। इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना कहता हूं, प्लीज ध्यान सुनना। मैंने कहा मेरे पास चार वैल्यू हैं, इन चारों वैल्यू को यूज करके मैं जीएवी कैसे निकालूंगा? उसने कहा सबसे पहले एफआरवी और एमवी इन दोनों को कंपेयर कर, इनमें से जो भी हायर वैल्यू होगी वो तू रख ले। मैंने कहा चलो ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कंपेयर किया, एफआरवी और एमवी हायर आ गया। अब ये जो हायर वैल्यू है इसको बोलते हैं एफआर1। अब ये जो एफआर1 है तो गवर्नमेंट कह रही कंपेयर कर एसआर से, फिर विच एवरेज लेस जो होगा ना उसको तू रख ले, और जो ये लेस वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं ईआर। ईआर मींस एक्सपेक्टेड रेंट, ईआर मींस एक्सपेक्टेड रेंट, उसको तू कंपेयर कर ले एक्चुअल रेंट से। एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा बोलूंगा। सबसे पहले एफआरवी और एमवी विच एवरेज हायर, जो हायर आएगा कंपेयर करेंगे एसआर से, विच एवरेज लेस, जो लेस आएगा वो हमारा होगा ईआर, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। अब जो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, जो ये एक्सपेक्टेड रेंट होगा कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो फेयर रेंटल वैल्यू है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2,40,000। मैं घर से होमवर्क दूंगा जी, आज मैं घर से होमवर्क दूंगा और देखता हूं कितने बच्चे घर से करके आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं जी, आपने पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, आपने पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी 50% बच्चा गलत करके आएगा जो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं 100 तो नहीं कह रहा, कुछ बच्चों ने काफी अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, उनकी बात नहीं कर रहा, बट फिर भी 50% बच्चा देखना क्वेश्चन गलत करके आएगा जो मैं होमवर्क दूंगा आज। कब? अगर वो समझोगे नहीं आप। एफआरबी 2,40,000 है, एफआरबी 2,40,000 है, और म्युनिसिपल वैल्यू जो है मान लो 2,80,000 है। हायर क्या हो गया? 280 हो गया, तो एफआर1 आ गया 280, एफआर1 आ गया 280। और स्टैंडर्ड रेंट जो है ना, स्टैंडर्ड रेंट जो है मान लो वो 2,50,000 है। अब 280 और 250 लेस क्या बन गया जी? 250 बन गया, मतलब मेरा ईआर क्या निकल के आ गया? ईआर आ गया 250। अब इस ईआर का ना, इस ईआर का मतलब समझना, ईआर का मतलब है एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब गवर्नमेंट इतना एक्सपेक्ट कर रही है कि कम से कम पूरे साल का इतना किराया तो आना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट इतना एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बिल्डिंग का इतना किराया तो बनता है। अब गवर्नमेंट कह रही है हमारी एक्सपेक्टेशन को अपने एक्चुअल से कंपेयर करो। अगर तेरा एक्चुअल रेंट मान ले 3 लाख रुपए है, सोच समझ के बोल देना जी, अगर मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, जब मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे 3 लाख रुपए आए हैं, तो फिर मेरी जीएवी क्या बनेगी? ऑब्वियस सी बात है एआर बनेगा। तो देखो जी, अगर एआर ज्यादा है ईआर से, फिर एआर ही जीएवी बनेगा। सुन लो ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो, अभी अभी भी टाइम है, सुन लो, घर से होमवर्क अगर नहीं करके आना तो।
अगर ए आर ज्यादा है, अगर ए आर ज्यादा है ई आर से, तो फिर ए आर जेबी बनेगा। बट अगर मेरा ए आर कम है, मान लो ए आर 3 लाख की बजाय मेरा 2 लाख होता, अब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 2.5 लाख, ए आर मुझे आया 2 लाख। गवर्नमेंट कह रही है हमारी एक्सपेक्टेशन 2.5 लाख की थी, और मैंने कहा जी मुझे एक्चुअल में 2 लाख आया। अब जैसे ही मैंने कहा ना मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, एक बच्चा कहता है सर फिर ई आर जीबी बन जाएगा। गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कहते विवेक अगर तेरा, ध्यान सुनना, अगर तेरा एक्चुअल रेंट जो है, अगर तेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, अगर तेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो रीजन चेक कर ये ए आर कम क्यों आ रहा है। तू रीजन चेक कर। मैंने कहा जी मेरा ना ए आर पता है कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ना घर मेरा 4 महीने खाली पड़ा था, अगर ये घर खाली ना होता ना मेरा ए आर ज्यादा आता। तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है कि अगर तेरा ए आर कम आ रहा है और कम आने का रीजन वैकेंसी है, इट मींस अगर एक्चुअल रेंट कम आने का रीजन वैकेंसी है, फिर तो हम तेरी बात मान लेंगे, फिर ए आर जे भी बन जाएगा। अगर तेरा रीजन वैकेंसी नहीं है, कोई दूसरा रीजन है, फिर ई आर जे भी बनेगा, फिर ए आर नहीं बनेगा। मैं दोबारा बोलूंगा जी, मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैं एक बार फिर बोलूंगा, दोबारा सुनना ध्यान से मैंने क्या बोला। मैंने क्या बोला जी, सबसे पहली बात, अगर आपको जेवी निकालनी है, अगर आपको जेवी निकालनी है, सबसे पहले क्या कंपेयर करोगे, पहले ये बताओ क्या कंपेयर करोगे जी, क्या कंपेयर करोगे, एफ आर वी और एम वी, विच एवर इज हायर। जो हायर आएगा एफ आर वन होगा, कंपेयर करोगे किससे करोगे, एस आर से, विच एवर इज लेस, जो लेस आएगा वो हमारा ई आर होगा, कंपेयर करोगे ए आर से। अगर ए आर ज्यादा है, दोबारा बोलूंगा जी, अगर ए आर ज्यादा है जी, अब अगर ए आर ज्यादा है फिर तो जीए भी ए आर बनेगा, और अगर मेरा ए आर कम आ रहा है ई आर से, तो गवर्नमेंट कहते हैं रीजन चेक करो। अगर रीजन वैकेंसी है, अगर ए आर कम आने का रीजन वैकेंसी है, फिर तो ए आर जीए भी है, और अगर ए आर कम आने का रीजन वैकेंसी नहीं है, अगर एनी अदर रीजन होगा, फिर क्या होगा, ई आर जीए भी बनेगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपकी जीएवी की कैलकुलेशन है, ये आपने क्लास में पढ़ी होगी अच्छे ढंग से। और ये क्वेश्चन, इसका मैं आंसर नहीं दिखा रहा जी, इसका मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन होमवर्क मैं दूंगा जी आपको, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, पोज कर रखा है मैंने यहाँ पे, पोज कर रखा है, ये होमवर्क आपने करना है जी। देखो आपको मैं बताता हूँ, एफ आर वी दी है, एम वी दी है, एस आर दी है, और ए आर दिया मंथली, मतलब 20,000 पर मंथ है, और वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज रेंट भी नहीं है, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने का रेंट आपको रियलाइज हुआ है। अब ना ये मत कहना सर अनरियलाइज रेंट क्या होता है, इतनी थोड़ी बहुत बातें तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी सर। आपको मैंने पहले भी कहा था रिवीजन क्लास है सर, डिटेल क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो इतने तो मैं उम्मीद करता हूँ, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे ऐसी बातें मत करना, और जो कहीं से भी पढ़े होंगे वो भी ऐसी बातें मत करना कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। उसके देखो उसके बाद जी, फिर क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 2 में वैकेंसी 2 महीने की है बट अनरियलाइज रेंट नहीं है। केस नंबर 3 में वैकेंसी 2 महीने की है, अनरियलाइज रेंट नहीं है। केस नंबर 4 में वैकेंसी नहीं है बट 2 महीने का रेंट मुझे मिला नहीं है, 2 महीने का रेंट मुझे मिला नहीं है, मुझे सिर्फ 10 महीने का रेंट मिला है। और केस नंबर 5 में कमाल कर दिया, वैकेंसी 2 महीने की है और 1 महीने का अनरियलाइज रेंट है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप, अगर मैं ये क्वेश्चन यहां ना कराऊं, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं या कहीं से भी पढ़े बच्चे हैं, खुद अपने दिमाग से इस क्वेश्चन कैसे करके आते हैं। और मैं फिर भी कह रहा हूं सर 50% बच्चा गलत करके आएगा अगर आपने मेरी बातों को सही ढंग से आज नहीं समझा होगा, ठीक है जी। एक बार दोबारा समझाना चाहता हूं, एक बार दोबारा से आंसर नहीं दिखाऊंगा जी, आंसर दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके आंसर, पांचों केस के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, आपको मैं दिखाऊंगा, देखो कितने बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है जी। झड़ी लग जाएगी गलत की, और अगर ये पांचों आपने सही कर दिए ना, फिर आज ही आपको सैल्यूट कर रहा हूं सर, वाकई आपने क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से पढ़े हैं, फिर वाकई आपको मैं मान जाऊंगा आपने क्लास में सही ढंग से पढ़ा है जी। और अगर 5 में से आपके गलत हैं, इट मींस क्लास में कहीं ना कहीं दिक्कत है, और रिवीजन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है जी। लो जी, एक बार फटाफट से जी, एक बार फटाफट से जी, मैं 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा दूं सेक्शन नंबर 23 की दोबारा से। पहले बताओ 23 क्या निकालना सिखा रहे हैं, 23 क्या निकालना सिखा रहा है, क्योंकि जो हमें इनकम निकालनी है, जो हमें इनकम निकालनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जीएवी, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, आएगा एनएवी, माइनस करेंगे डिडक्शन 24A 24B, 24A स्टैंडर्ड है, 24B इंटरेस्ट वाला इनकम आएगी, उसमें फिर अनरियलाइज रेंट की रिकवरी ऐड करेंगे, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। वो सारी बातें हमें नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करनी है। आज हमें क्या सीखना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं।
जीएवी निकालने के लिए 23 के पास गया, 23 ने कहा 4 वैल्यू होनी चाहिए, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। मैंने कहा कैसे निकालेंगे, कह रहा है एफआरवी और एमवी, जल्दी बोलो जी, एफआरवी और एमवी, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस या हायर, हायर जो आएगा वो क्या बनेगा, एफ आर वन, कंपेयर करेंगे एस आर से, विच एवर इज लेस क्या बनेगा, ई आर, एक्सपेक्टेड रेंट, ई आर कंपेयर करेंगे ए आर से, अगर मेरा, सोच समझ के बोला जी, अगर मेरा ए आर ज्यादा है फिर तो जीएवी ए आर बनेगा, अगर मेरा ए आर ज्यादा है फिर तो जीएवी बनेगा ए आर, बट अगर मेरा ए आर कम आ रहा है तो रीजन चेक करना है, रीजन वैकेंसी है, मतलब घर खाली था इस वजह से मेरा ए आर कम आ रहा है, फिर तो ए आर जीवी बनेगा। अगर कोई दूसरा रीजन है, कोई भी रीजन है वैकेंसी के अलावा, फिर भी ए आर कम आ रहा है तो फिर ए आर जीवी नहीं बनेगा, फिर ई आर बनेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर ए आर के कम आने का रीजन वैकेंसी है, अगर ए आर के कम आने का रीजन वैकेंसी है, फिर तो ए आर जीवी बनेगा। अगर कोई दूसरा रीजन है उस वजह से ए आर कम आ रहा है, फिर ए आर नहीं, फिर ई आर जीवी बनेगा। ठीक है जी, तो ये आपका है जीएवी निकालने का तरीका। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जी, इन चारों का मतलब ये है, ये देखो इस तरह से आप जीएवी निकालते हो। एक बार अगर दोबारा देखना चाहते हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टाइम है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा ना कहना कि सर ये पॉइंट हमारा रह गया। और कई बच्चों का तो बस एक ही दिमाग अटका हुआ है, कह रहे हम तो सेशन में ना उस दिन बंद कर देंगे जिस दिन सर हमें नोट्स दे देंगे, बाकी सब बातें बेकार की हैं। उनको मेहनत ये बेकार लग रही है, यहाँ जो बोल रहा हूं मैं 1 घंटा, ये सब बेकार लग रहा है, उनको बस नोट्स चाहिए। बस कई नालायक बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, और नोट्स की तो मैं कमिटमेंट अपनी पूरी कर ही दूंगा। ठीक है, वो आप टेंशन मत लो। ठीक है जी, तो बट कम से कम मैं चाहता हूँ 5 में से 3 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आपने 5 में से 3 सही कर दिए तो मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई चलो आपने हाउस प्रॉपर्टी सही ढंग से पहले पढ़ा हुआ है। ये लो जी, मैं आंसर नहीं दिखा रहा, ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, आपने मुझे इसमें जीएवी निकाल के आनी है। ठीक है, अगर आप इसका जेबी निकालोगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे सेक्शन नंबर 24 जो इंटरेस्ट वाला है, उसके हम रिवीजन करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स वाला कॉन्सेप्ट वो मुझे समझाना है, और जो अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फाइनली हाउस प्रॉपर्टी हम पूरा पैकअप कर देंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी पैकअप कर देंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है जी, चलो आज हम अपना यही तक करते हैं। आज हमने क्या किया, सेक्शन नंबर 22 और 23 ये दोनों सेक्शन आज हमें रिवाइज किए। कहीं पर भी दिक्कत हो वीडियो पीछे करके सुन लेना। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। और नेक्स्ट क्लास में ये 5 क्वेश्चन आपने करके आने हैं, कमेंट बॉक्स में काफी सारे बच्चे होने चाहिए। और बस क्या करना है, अब जाते थे क्या करना है, अब बच्चे अपने आप ही लिख देते हैं लाइक ठोकने, लाइक ठोकने, लाइक ठोकने। ओह माय गॉड, लव यू जी, लव यू। ठीक है, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार करने के लिए। आप लोग इतना प्यार करते हो तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैंने कहा था मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा प्रोवाइडेड अगर आप मेरा साथ ना छोड़ो। धीरे धीरे बच्चे साथ छोड़ रहे हैं, बच्चे कम होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल लास्ट क्लास में 550 बच्चा बैठा था, 1400 से 550 बच्चा आ गया, और मुझे पता है ये 10-15 दिन के बाद 300-400 भी आ जाएगा, बट मैं नहीं रुकूंगा सर। मैंने कल भी कहा था चलते जाओ चलते जाओ, रुकना मेरा तो काम नहीं है, मुझे आपका नहीं पता जी, मुझे अपना फर्ज अदा करना है, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी। ठीक है जी, सेम टाइम सेम जगह हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और देन फिर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज। बाकी सैलरी के एमसीक्यूज आप चेक कर लेना, उसके आंसर टेलीग्राम चैनल पे डल चुके हैं, इसके आंसर जो होंगे अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। अगली क्लास में आते ही इन 5 के आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और ठोक दो ठोक दो। ओके जी, बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू।